दसवीं चैप्टर में वो शेरॉफ जैसे ही उस पे चीखता है, वो पीछे की तरफ देखता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बंदा जो शेरॉफ रहता है, शेरॉफ बोलते हैं उसको, रशियन नेम है। शेरॉफ जो क्या करता है, वो दिन भर यही सोचता रहता है, अगले दिन भी यही सोचता रहता है, लगातार सोचता रहा उसने, उसको बस वहां पर अगर सॉरी, उसने जहां तक अपोलाइज भी किया था, उसके बाद भी सोचता ही रहता, उसको सोचता ही रहता। और चैप्टर के आखिर में शेरॉफ मर जाता है, इतनी तबीयत खराब होती है, वो इतना सोच लेता है। तो ज्यादातर केस में आपको क्या करना चाहिए, सामने वाले से अगर मिस्टेक हुई है कुछ, तो अपोलाइज करो, माफी मांगो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की प्रोसेस ज्यादा जरूरी है। अगर उसी को सोचते रहोगे, उसी को गुंता में रहोगे, बेवकूफी कर रहे हो आप, है ना। आगे बढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज सीखो, अगर गलती हुई तो बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, उसका भी हम क्या कर रहे हैं, वियोजन करवा रहे हैं। तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, और ऑक्सीजन गैस भी बनती है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अंशिका, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी समझ सकता हूँ चीजें क्या है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन चलता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना क्लास में, अपन क्लास में भी कई बार ऐसा होता है, कोई टीचर जा रहा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना। लेड नाइट्रेट का जो है अपघटन करवाया अपन ने, तो क्या हो गया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, और ऑक्सीजन गैस बनी। ये भी हमारा जो है वो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक पदार्थ टूट रहा है, दो अन्य पदार्थ बना रहे हैं। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल दो रिएक्शन याद रखो, काफी होंगी वो फेरस सल्फेट का। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी रहेगा, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण में भी लिख सकते हो इसको। शायद एक बार कंफर्म करिएगा अंशिका प्लीज, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अगर आपने टर्मिनल या छमाही में जो में भी क्वेश्चन आया हो, एक बार प्लीज क्वेश्चन जरूर देखिएगा, कहीं ये ऊष्माक्षेपी में लिखने का मना तो नहीं करा मैंने, एक बार प्लीज देखिएगा। बाकी मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आप उसको सुधार लीजिए प्लीज, उस गलती को अगर मेरे से हुई है कुछ तो। ये वियोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उदाहरण है, बिना सोचे समझे उदाहरण है ना। वियोजन अभिक्रिया के बाद आती है ये विधि, जिसके हम वैद्युत अपघटन, जल भैया, का वैद्युत अपघटन, हाँ। भैया जो अभी उदाहरण था वो उसमें शोषी का था या चेपी का था? उष्मा क्षेपी का, उष्मा क्षेपी का उदाहरण है ये संयोजन अभिक्रिया के साथ। ओ भाई, डाउट में ला दिया तुमने तो। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें क्या ऊष्मा क्षेपी में ये उदाहरण लिखा हुआ है? एक्चुअली अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस अभिक्रिया में तो भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म कर रहे हैं ना, तो ये ऊष्मीय वियोजन जरूर हो सकता है, लेकिन ये ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी का उदाहरण नहीं होगा। तो इसलिए मैं शायद अंशिका से बोल रहा था, एक बार क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, हो सकता है आपने ऊष्मा क्षेपी का पूछा हो, उसमें ये उदाहरण लिख दिया हो। ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण नहीं है, इससे बचना चाहिए हमको ये। ऊष्मा क्षेपी के उदाहरण में आप मीथेन का दहन लिख सकते हो, और ऊष्मा क्षेपी के उदाहरण में आप श्वसन अभिक्रिया भी लिख सकते हो। बिल्कुल श्वसन अभिक्रिया और मीथेन का दहन जो है वो ऊष्मा क्षेपी के उदाहरण है। ये वाली अभिक्रिया मत लिखना, ऊष्मा क्षेपी में मत लिखना। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, हम ऊष्मा दे रहे हैं, अपने आप ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रही है। जहाँ ऊष्मा अपने आप उत्पन्न होती है वहां ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो प्लीज इससे बचिएगा। ऊष्मीय वियोजन जरूर है, क्योंकि ऊष्मा के कारण से वियोजन हो रहा है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि ये ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है। नहीं है, ऊष्मा हम दे रहे हैं। सेम इस केस में भी लेड नाइट्रेट में ये वियोजन का उदाहरण है। ऊष्मा हम दे रहे हैं, अपने आप नहीं उत्पन्न हो रही है। तो ये जो है ये भी ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, ऊष्मीय वियोजन, नॉट ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ ये चीज, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने गलती से बोला शायद ये चीज कि ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण नहीं है, ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण ऊष्मा हम दे रहे हैं। ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण होता अगर ऊष्मा खुद से उत्पन्न हो रही होती। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आज मेरा ब्लड फट जाएगा नहीं तो, है ना। थोड़ा सा क्या करोगे इन बिटवीन, बातें कर लो थोड़ी सी, मैं रिकॉर्डिंग पुश करके जाता हूँ। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, प्लीज उसको ऊष्माक्षेपी के रूप में ना लें, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद जल का विघटन करवाते हैं, तो H2O में से H2 और O2 अलग कर रहे हैं, ये भी
वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और ऑब्जेक्टिव बनता है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग कर सकते हैं। ये जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, तीसरे कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, या जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए एक व्यवस्था आरेख खींचिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वो है। यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है कई प्रकार के इलेक्ट्रोड में। आप बोलोगे डायग्राम कितना टफ है, ये डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं है उस डायग्राम में। अगर बेसिक प्रिंसिपल याद है आपको, तो आप इसको जो है क्या करते हो, एक मग लेते हो, मग में जो है वो दो रॉड लगा देते हो, और दो रॉड में क्या करते हो, बस इसमें याद क्या रखने वाली चीज है, याद ये रखने वाली चीज है, इस दो जो रॉड रहती है ना, इसको आप क्या करते हो, पहले तो पैक कर देते हो एक उसमें बीकर में, और इसको जो है वो करंट प्रोवाइड करते हो। आप चाहो तो यहीं पर बैटरी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं उसमें ऊपर दिखाई हुई है, आप यहीं पर बैटरी दिखा सकते हो, बैटरी लगा दो इसमें, और इसके बारे में लिख दो, ये ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है, जिस साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा वो पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, एनोड बोलेंगे इसको, और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। और बस याद ही रखना है, इसके ऊपर एक परख नहीं रखना है आपको, दोनों रॉड के ऊपर परख नहीं रखना है। और इसमें क्या हो रहा होगा, बबल बन रहे होंगे, आपको पानी से भर के दिखाना है इसको, और यहाँ पर थोड़े थोड़े बबल दिखाना है। और पानी जो लेवल दिखाओगे ना, बस इसमें दो चीजें याद रखना है, एनोड साइड कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड साइड कौन सी गैस निकलेगी, पहला ये याद रखना है। और हाइड्रोजन गैस जिस साइड पे निकलेगी ना, उस साइड एयर ज्यादा दिखाना है, उस साइड एयर ज्यादा दिखाना है, बस यही याद रखना है। बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत कॉमन सा चीज है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ सकती है तो आप देखोगे इसको ध्यान से। यहाँ पर क्या हुआ है, जो एनोड है, एनोड है, उस पर जो है ऑक्सीजन गैस निकल रही है, और जो कैथोड है माइनस वाला है, उस साइड जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन का स्थान ज्यादा है देखो, ऑक्सीजन का कम है। तो आप इसको लिख सकते हो बाकायदा, अगर बता रहे हो तो हाइड्रोजन का स्थान ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, ऑक्सीजन कम निकलती है किस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्यादा रहती है ना पानी में, H2 रहती है, दो हाइड्रोजन रहते हैं, इसके कारण से हाइड्रोजन गैस दुगनी निकलती है ऑक्सीजन से। बस दो ही बातें यही याद रखना है, पहली कैथोड माइनस साइड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन का स्थान ज्यादा होगा, और एनोड साइड ऑक्सीजन गैस निकलेगी, उसका स्थान कम होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। 6 वोल्ट की बैटरी से करके, यहाँ तक कि इवन तो यहाँ पर बैटरी का साइन भी वाला नहीं बनाया जो अपन विद्युत में पढ़ते हैं, कुंजी भी वैसी सिंपल सी बनाई, और ऐसे बिल्कुल जैसे आपने, क्योंकि विद्युत चैप्टर पढ़ा नहीं होता है इसको पढ़ने से पहले, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सिंपल बनाया हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने बीकर ऊपर से क्लोज कर दिया था, आप भी कर सकते हो। बीकर का शेप कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है ये दो परत नली, दो इलेक्ट्रोड, बैटरी और कुंजी, एनोड कैथोड, और कितनी गैस निकल रही है। तो बहुत अच्छा होगा अगर ये क्रिएटिव क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। और इसको क्या बोलते हैं, जल का विद्युत अपघटन बोलते हैं। उसके बाद एक और इसमें प्रैक्टिकल चीज आती है जिसका हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज करते हैं, वो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड, है ना। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज करते हैं हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले इसका यूज करते थे। AgBr को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो AgBr मिलता है, Ag और Br2 मिल जाते हैं, मतलब चांदी अलग हो जाती है, Br2 अलग हो जाता है। तो पुराने जमाने की टेक्निक में जब जो फोटो निकाली जाती थी उसमें AgBr का यूज करते थे वो लोग। चांदी अलग हो जाती थी, और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती, ब्रोमीन गैस उड़ जाती थी, मतलब चांदी भी मिलती होगी पुरानी फोटो में, हाँ कुछ मात्रा में, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते थे। दोनों की रिएक्शन सेम ही है लगभग लगभग, AgCl और AgBr आपको आना चाहिए दोनों रिएक्शन, है ना। क्योंकि 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 यहाँ पर एक थर्ड लेवल पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की उदाहरण दो, है ना, जो कि बुक में भी आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। अरे इसमें नहीं आया है तो अभ्यास में आएगा कि वियोजन तीन प्रकार की होती है। पहला जो है ऊष्मीय वियोजन, जो आपने अभी पढ़ी, ये ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण थे। लेड नाइट्रेट को गर्म करना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, फेरस सल्फेट को गर्म करना, ये ऊष्मीय वियोजन थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत धारा के द्वारा आपने क्या करा है, दो चीजों को अपचयित करवाया है। और तीसरा आ जाता है प्रकाश के द्वारा वियोजन। तो प्रकाश वियोजन प्रकार रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकती है। तो तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हो आप। तो इस पे तीसरे लेवल पे क्वेश्चन बनता है, वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण दीजिए प्रत्येक का।
तो आप पहले में लिखोगे कैल्शियम का, पहले लिखोगे नाम लिखोगे पहला ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन, जब वियोजन ऊष्मा के कारण होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस निकलती है। दूसरा विद्युतीय वियोजन, जिसमें लिखोगे जल का अपघटन करवाने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। H2O चेंजेस टू का साइन ऊपर लिखो विद्युत अपघटन, और H2 + O2 रिएक्शन बैलेंस कर देना, उल्टी रिएक्शन लिखना है जस्ट उसको। और तीसरी रिएक्शन होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें हम प्रकाश के द्वारा रासायनिक पदार्थ का वियोजन हो जाता है। थर्ड लेवल का क्वेश्चन है ना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बन सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया एक क्लास में बता चुका हूँ आप लोग को, मुझे नहीं लगता फिर से रिपीट करने की जरूरत है, आप बहुत बार कर चुके हो, है ना। और केवल एक ही, ये केवल आयरन वाला मत याद रखो, जिंक वाला भी याद रखो, लेड वाला भी याद रखो अगर रख सकते हो। लेड वाले की जरूरत नहीं है लेकिन रख लो अगर करना है तो। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का मिक्सचर का रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड Na2SO4, अनफॉर्चुनेटली याद करना ही पड़ेगा, हम उसमें कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, है ना। Na2SO4 BaCO2 कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है नवाबी दौर में आ गए, हम उसमें कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे, आपके खुद को हम बोल रहे हो। Na2SO4 सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, Na2BaSO4 की क्रिया करवाते हैं, तो BaSO4 और NaCl बनता है। उसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड जो अभी बताया था, एक और रिएक्शन लिखी थी, ये संयोजन अभिक्रिया भी है, और ये हमारी उपचयन अभिक्रिया भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब आ गया है, तो कॉपर बलशाली हो गया है, इसलिए मतलब उदाहरण मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई है, इसलिए हम इसको उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है CO को H2 गैस से वो करवाएंगे तो हमें कॉपर मिलेगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी मिलेगा, है ना। तो ये चीज जो है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है, देखो इसमें ऑक्सीजन, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। जबकि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था अब आ गया है, तो यहाँ क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। वही अगले पेज पर उदाहरण दिया भी है, CuO+H2 चेंजेस टू Cu+H2O। तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। डेफिनेशन आपको मालूम होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ हो रहा होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। CuO+H2 चेंजेस टू CO, शायद आपको प्रैक्टिकल याद होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? इमोजी किसने बनाई है, ये कौन है भाई? ऐसे 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 गोल गोल बनाए हुए हैं, बीच में से हंसता हुआ चेहरा है। हाँ, ये ऋषि, ये ऋषि। अच्छा ऋषि है क्या? अच्छा, खुद ने गोलू मोलू बोल दिया अपने आप को, बढ़िया है यार। जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया कराओ तो जिंक अपचयित हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो, जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है, तो ये क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ना। आप अगर लिखने के लिए अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लिखो तो यही लिख दोगे, और यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन जरूर करोगे कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। प्लीज रेडॉक्स अभिक्रिया में ये चीज आप जरूर याद रखिए कि यकीन मानिए आपको लिखना पड़ेगा नीचे किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। नीचे यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी आता है अभ्यास में कि इस अभिक्रिया में क्या अपचयित हो रहा है, क्या उपचयित हो रहा है, बताना है। संक्षारण आप सभी जानते हो, धातु से बनी हुई जितनी भी धातुएं होती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से क्रिया कर लेती हैं और एक अवांछनीय परत अपने ऊपर बना लेती हैं, जिसके कारण से वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं धातुएं, है ना। उसे हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, कॉपर की प्लेट बर्तन पर हरी परत का जमना, चांदी का काला होना, सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। कैसे बचा सकते हैं, पेंट कर सकते हो, मिश्र धातु बना सकते हो, यशद लेपन कर सकते हो, वगैरह वगैरह। विकृत गंधिता, विकर्कण तब मेरे ख्याल से सभी को पता है, प्लीज यार ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो दो रिएक्शन लिखी हुई है, Na+O2 चेंजेस टू Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो देखना इसमें बोल रहे हैं उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। पहली रिएक्शन देखना है और बताना है इसमें
क्या उपचयित हुआ और क्या अपचयित हुआ है। तो ध्यान से देखो, पहले सोडियम के पास, ये पहली बात तो ब्रैकेट वाले को चीज को नेग्लेक्ट करना सीखो, ये सॉलिड गैस लिखा रहता है उसको छोड़ना सीखो। यहाँ केवल सोडियम लिखा हुआ है। सोडियम, सोडियम के पास पहले ऑक्सीजन था क्या? नहीं था। अभिक्रिया के बाद देखो सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, है ना। मतलब किसका उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? सोडियम का उपचयन हो रहा है, सोडियम का उपचयन हो रहा है ना। यहाँ पर लिखोगे आप सोडियम का उपचयन हो रहा है, अपचयन अपचयन इसमें किसी का नहीं हो रहा। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन चेंजेस टू Cu प्लस H2। तो यहाँ देखोगे कॉपर ऑक्साइड में पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ हट गया, तो इसका क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होगा, ना कि कॉपर का। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया, जबकि हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो गया, है ना। पहचानना आना चाहिए आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ। इसी प्रकार से भैया अभ्यास में भी, हाँ भैया अपचयन उपचयन में हाइड्रोजन का भी कुछ रहता है ना? हाँ, जस्ट इसका उल्टा रहता है। यदि आप उपचयन या ऑक्सीकरण बोल रहे हैं, तो उपचयन में क्या हो रहा था? उपचयन में जो है वो कई बार रिएक्शन में, क्योंकि ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो उपचयन में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो रही होती है, तो हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो रही होती है। जस्ट इसका उल्टा है। और अपचयन में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, जबकि हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो रही होती है ना। तो यहाँ पर फिर भी हाइड्रोजन, पहली रिएक्शन में कुछ भी नहीं है तो अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन तो है, दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसका अपचयन हो रहा है, तो केवल उसमें उपचयन हो रहा है। ये उपचयन अभिक्रिया है, नीचे वाली रेडॉक्स अभिक्रिया है, दोनों हो रहा है उसमें। किस पदार्थ का हो रहा है वो पता होना चाहिए, और अभ्यास में पहले ही क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या बोला है? बोल रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा, सीसा कहाँ है? सीसा, ये सीसा अपचयित हो रहा है? नहीं। हाँ, अगर लिखते हैं सीसा ऑक्साइड अपचयित हो रहा भैया है, अच्छा। सीसा ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो भी सही होता। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपचयित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहीं के वहीं है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो हाँ, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो गया उसमें से, अपचयित हो रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों बाकी गलत है। COD सही है। लेड ऑक्साइड मतलब सीसा ऑक्साइड ही होगा, सीसा ऑक्साइड नहीं लिख सके, यहाँ सीसा लिखा हुआ है, उठपटांग लोग। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ, तो कौन सा होगा? COD सही होंगे। व्हाट द हेक। भैया है ही नहीं उसमें तो। अच्छा, नहीं, कथन असत्य पूछा है। असत्य पूछा है, असत, हाँ ये बात भाई साहब यहाँ गौर करना भी जरूरी है। यहाँ हाँ पर सत्य देखना में भी, आ गया। अपन सत्य देख रहे हैं, असत्य होंगे तो A और B गलत है, A और B गलत है, मतलब फर्स्ट वाला सही है ना। तो अपन को जल्दबाजी नहीं करने की है, ये भी देखना है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? तो आयरन ऑक्साइड को क्रिया करवा रहा है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम कहाँ बैठ जा रहा है? आयरन की जगह बैठ जा रहा है, और आयरन को अलग कर दे रहा है लात मार के, तो लात मारने से समझ गए होंगे कौन सी अभिक्रिया है। बाकी रिएक्शन आपको पता होंगी, मैं क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ। अभ्यास के मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है? ये जरूरी है, मैंने दिया भी एग्जाम में, और यकीन मानिए जरूरी है। हाँ, भैया इसका आंसर तो थोड़ा छोटा ही है, तो 4 नंबर मिल जाएंगे, वो हाइड्रोजन वाले की जैसा ना हो, नंबर कट जाए। 4 नंबर का आना है इसमें से, 2 और 3 का बोला ना। भैया इसमें 4 का कि 3 का आता है कुछ? 2 और 3 के आते हैं। हाँ, क्या आना है? क्या हुआ ऋषि? आवाज क्लियर नहीं आती थी। कुछ नहीं भैया, 3 का आना है, 3 4 का का नहीं आना है, आना। 3 का हो जाएगा अंशिका ये। आप कॉपी में देखिएगा, काफी लिखा हुआ है उसमें, 3 नंबर के हिसाब से काफी। आप चाहो तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक लिख के भी बता दीजिएगा, जैसे MgO वाला आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कम है तो उसमें बिल्कुल आप बेहिचक किसी संतुलित रासायनिक समीकरण को एक उदाहरण देके समझा सकते हो कि ये असंतुलित है और ये संतुलित है। पहले लिख दोगे असंतुलित, Mg प्लस O2 चेंजेस टू MgO, और फिर नीचे लिख देना संतुलित, Mg प्लस O2 चेंजेस टू MgO, और 2 MgO कर देना उसको, इधर भी 2 कर देना। तो आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो मर्जी से, है ना। क्यों? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिसमें अभिकारक उत्पाद में तत्वों के जो परमाणु की संख्या होती है वो बराबर होती है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करवाने हेतु हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उदाहरण असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। अगर आपको बढ़ाना है 3 नंबर में, बिल्कुल लिख सकते हो आप रासायनिक समीकरण के। हाँ, अगर इसमें टफ क्वेश्चन बनेगा ना तो इन 3 क्वेश्चन पे बनेगा।
इन 3 क्वेश्चन पे बनेगा, अगर कोई क्वेश्चन बनता है, अगर टफ लगता है तो। 3 नहीं, एक्चुअली 4 है, सॉरी, 8वां भी है ना, जिसमें से एक संतुलित समीकरण लिखना है, वो वाला इजी है, मैं बता दे रहा हूँ। और मालूम कैसे बन जाएंगे तुमको, कैसे अगर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल आसान है, कोई भी टफ नहीं है, 5 6 7 8 की, बस आपको नाम पता होना चाहिए, है ना। नाम पता होना चाहिए, क्या क्या लिखा हो। पहला देखो, पहले लिखा हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर संयोग करके अमोनिया बनाती है। बोल रहे हैं पहले समीकरण के रूप में परिवर्तित करो और उन्हें संतुलित करो। तो देखते हैं अपन को नाम पता है कि नहीं, है ना। कुछ के मुझे पता होंगे, कुछ के मैं भूल गया हूँ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया, जो इजी होते हैं ना, ज्यादातर इन क्वेश्चन में इजी वाले ही पूछे जाएंगे, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी N2 प्लस H2 चेंजेस टू, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब रिएक्शन बैलेंस कर लें, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3, और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन आता है, तो हमेशा 3 और 2 का कॉम्बिनेशन से वो करते हैं अपन। 3 लगाया, आगे 2 लगाया, नाइट्रोजन 2 गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, बराबर हो गए रिएक्शन। बस आगे क्या करिएगा आप, यहाँ पर लगा दीजिएगा, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया कुछ नहीं लिखा हुआ, वैसे अमोनिया भी गैस होती है, ये मेरे को प्रैक्टिकली पता है ना। दोनों ही मिलकर गैस बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। यहाँ पर नीचे लिखोगे नाइट्रोजन, यहाँ पर लिखोगे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखोगे अमोनिया। भैया अगर नहीं पता हो तो, कि गैस है या सॉलिड बिल्कुल मत है। लिखो, बिल्कुल मत लिखो, इसको लिखो ही मत, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी मत लिखो उसमें, बस नीचे हिंदी में लिख दो, है ना। बिल्कुल अगर आपको भैया डाउट है तो। हाँ, भैया ये नाइट्रोजन को गैस लेना है या नाइट्रोजन के ऐसे ले भी सकते हैं? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके, नाइट्रोजन गैस ही होगी, जाहिर सी बात है, लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बात नहीं हो सकती यहाँ पर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के बारे में लिखा हुआ है गैस, अगर दोनों नहीं होती ना तो यहाँ पर कॉमा लगाती बुक, यहाँ पर कॉमा लगा दी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है ना। जब भी कॉमा लगा होता है तो उसका मतलब रुकावट हो जाती है, जबकि रुकावट नहीं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस के बारे में बात हो रही है, तो दोनों गैस है, अमोनिया भी गैस। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, अच्छा गैस बोल रहे हैं तो गैस है, उसमें ही लिखा हुआ है वो तो, गैस प्लस वायु में दहन करने पर मतलब O2, दहन करने पर क्या बना रहे हैं, जल, जल मतलब H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मतलब S और डाइऑक्साइड मतलब SO2। ऑक्सीजन जाहिर सी बात है गैस है, H2O लिक्विड है, पानी, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, आपने सूंघी है ये। नीचे लिखोगे सल्फ, पूरे लिखे हुए हैं पूरे। रिएक्शन बैलेंस करना होगी तो मेरे ख्याल से कर सकते हो आप, रिएक्शन बैलेंस तो करना आती ही होगी, इतना तो है ही। अब और अगर नहीं आती तो अभी नहीं करवा सकता मैं। एलिमेंट, और भाई एक ही चैप्टर पढ़ा है अपन ने, तो अगर इन न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज, अगर ये याद नहीं होती है, दिक्कत जाती है, भूल जा रहे हो, तो एक बार पूछना बनता है आपका, है ना। और ये क्वेश्चन प्लीज कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करना है केवल, और आ सकती है 2 या 3 नंबर में रिएक्शन बैलेंस करने को, और बहुत इजी वाली आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत करना, अगर एल्यूमिनियम सल्फेट याद नहीं हो रहा है तो मुझे मालूम है कठिन है उसका फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का। और अगर यहाँ पर फिर से यहाँ पर आता है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये तो इजी है। कॉपर क्लोराइड आता है, Cu2 रहता है, Cu रहता है, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो एक बार इसको प्लीज देखिएगा, ये तो इसमें तो समीकरण संतुलित करना है, इसमें तो कुछ नहीं है, आसानी से बन ही जाएगा आपसे, है ना। अगर नहीं बनता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम लेके समझा दूँ, किसी को भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, याद नहीं हो रही हो, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, तो शायद फिर माइंड में अपने बैठ जाए। लेकिन जरूरी है रिएक्शन, है ना। टफ अगर क्वेश्चन बनता है तो ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिलेगा, और ये वाला टफ नहीं है, संतुलित समीकरण, ये नहीं बन रहा है आपसे तो आपने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है संतुलित करने की, बन जाना चाहिए। अगला ऊष्माक्षेपी अभिशोषी का अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपसे। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के वियोजन के विपरीत क्यों कहते हैं, आपके पास लिखा हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा, और इसके सारे क्वेश्चन करना है ना, सारे क्वेश्चन करना है, 2 और 3 नंबर में कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें,
मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ सकता इसमें, है ना। और अगर इम्पोर्टेंट पूछो तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो एक एक लाइन में क्वेश्चन है, तो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, श्वसन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को विपरीत क्यों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बताए दिए हैं। नीचे आओगे तो विस्थापन तो विस्थापन में क्या अंतर है, बिल्कुल जरूरी है। अवक्षेपण अभिक्रिया बहुत कॉमन सा क्वेश्चन अगर आता है तो उपचयन अपचयन दोनों पूछ लिया हुआ है। लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, तेल युक्त विषय को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और उसका संचारण विकृत तो कॉमन से क्वेश्चन है ही, आते आ ही सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक हो गए। दूसरे चैप्टर को अगर मैं खोलूं तो दूसरा चैप्टर जो है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन भैया होते हैं। हाँ, भैया अभी आप है ना वो 3 बता दीजिए, वो छोटा चैप्टर है, हट भी गया है उसमें कुछ, अच्छा 3 बता 2 दूं। बड़ा है। ठीक, बढ़िया है। टाइम कम भी अपने पास, कल 2, फिर उसके बाद 2 के बाद 4 और 5। तो 5 तो ज़्यादा टफ नहीं है, और लास्ट में पढ़ा भी अपन ने उसको, तो वो तो बनता है मेरे ख्याल से। 2 और 3 बचेंगे तो कर सकते हैं अपन। इसमें से बहुत सारी चीज हट गई हैं स्टार्टिंग में, केवल भाई साहब कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैं बताने लायक है ही नहीं कुछ, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। धातु धातु में क्या होते हैं, धातु धातु में पहले बात आपको कॉमन क्वेश्चन होगा, भौतिक गुणों में अंतर, रासायनिक गुणों में अंतर, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। और 2 नंबर में आना है कि 3 नंबर में, ये 2 नंबर का एक और 4 ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव आना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, भाई साहब 2 धातु के नाम, इसमें से धातु पहचानो, इसमें से धातु पहचानो। तो धातु धातु के नाम ही पता होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, भौतिक गुणों में अंतर पता होना चाहिए, रासायनिक गुणों में अंतर पता होना चाहिए, 2 नंबर में पूछ सकते हैं वो। उसके बाद अगर थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन या तीसरे लेवल पे जाऊं मैं, तो तीसरे लेवल में अगर धातु धातु के बीच में से पूछ लें, कैसे बनाकर क्वेश्चन, जैसे एक्सप्लेन कीजिए ध्वनिकता के गुण को, एक्सप्लेन कीजिए आघात वर्धनता से क्या समझते हो आप, तन्यता से क्या समझते हो, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते भाई, 2 नंबर में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपसे अपवाद पूछ लिया, अपवाद का एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु जो है वो वो होती है, क्या बोलते हैं, सामान्य ताप पर लिक्विड होती है ना, तो वो बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं आ सकता। पीवीसी का फुल फॉर्म हो, पीवीसी है यहाँ पर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे। ध्वनिकता के गुण किसको बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करती है गुण, धातुएं जो है वो किसी ठोस सतह से, कठोर सतह से टकराती हैं तो वो आवाज उत्पन्न करती हैं, ये गुण क्या कहलाता है, ध्वनिकता कहलाता है। क्या बता सकते हैं स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है, क्यों नहीं पूछ सकता क्वेश्चन ये। रीजन पता है आपको, क्यों धातु की बनी होती है घंटियां, लकड़ी की क्यों नहीं बनाते। ये ताली बजा के बेल क्यों नहीं बजा देते, ताली बजा के भी तो बजा सकते हैं ना बेल। कितने अजीब सा लगेगा ना, लंच होगा तो सब स्टूडेंट ताली बजा रहे हैं, लंच हो गया, खत्म हो गया तो ताली बजा रहा है। बताओ स्कूल घंटी धातु की क्यों होती है, धातु की क्यों होती है। ये धातु कठोरता से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं जो बहुत ज्यादा तेज होती है, इसीलिए। और क्या। सही है। और उसके अलावा क्या है, ध्वनि जो है वो धातु में तेज गति से भी स्पीड होती है हवा की तुलना में। तो ये दूसरा रीजन ये भी छोटा सा जोड़ सकते हो उसमें। हालांकि सही रीजन यही है कि ध्वनिकता उत्पन्न गुण पाया जाता है धातुओं में। और दूसरा इसी के साथ साथ ध्वनि जो है वो धातु में ज्यादा तेज गति से, तीव्र गति से ट्रेवल भी करती है, इसके कारण से दूर तक जाती है वो आवाज। वैसे तो भैया वो, लेकिन केवल तो वो गैस से करती हुई जा रही है ना, हाँ टकराती ट्रेवल से। तो गैस ही कर रही है। सही है रे, इसका आंसर यही होगा, धातुओं में सोनरस सोनरस होती है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। भैया लेकिन वो धातुओं में टकराती है तो मतलब आवाज आती है ना ध्वनि, बार बार टकराती है। जैसे पहाड़ियों पे भी होता है, खुले में चीखो तो नहीं आती, पहाड़ियों में आसपास चीखो तो वो चट्टानों से वो टकरा के इको वापस बोलते हैं, गूंजती है। इको। ध्वनि में हाँ तो टकरा वही। तो है ना रही अंदर, अगर घंटी की बात करें पर्टिकुलरली, तो अगर वो खोखली है तो फिर टकरा सकती, गूंज सकती, लेकिन वो खोखली नहीं होती है नॉर्मली, तो वो इको नहीं, इको साउंड नहीं आता ध्वनि में। मेन चीज यही ध्वनिकता का गुण पाया जाता है उसमें। अधातुएं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है अधातु के उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए। और ये बनी हुई है वो 4 पॉइंट जिसमें अपवाद लिखे हुए हैं, बहुत जरूरी है। मरकरी, आयोडीन अधातु चमकुली धातु में अपर रूप होते हैं,
क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम मुलायम होती है, उसको चाकू से भी काट सकते हैं, इनके घनत्व गलनांक कितना निचले उसमें होता है। मैग्नीशियम की पत्ती का थोड़ा सा और तथा थोड़ा सा सल्फर चुन लीजिए, मैग्नी पर हाँ, धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बस यही इसलिए प्रैक्टिकल लिखा करा है वाला प्रैक्टिकल आपने। ऐसे धातु का उदाहरण जो कमरे ये आप कर लोगे, मुझे मालूम है। रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, यदि सबसे पहले आता है वायु में जलाते हैं तो क्या होता है। धातु ऑक्सीजन के साथ करके धात्विक ऑक्साइड देती है। कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत अच्छा उदाहरण है। इसकी जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो आप, आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। तो पहला आ जाता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। पोटेशियम सोडियम जैसी धातु इतनी तेज होती है कि खुले में रखने पर आग रख लेते हैं। आकस्मिक आग रोकने के लिए इसको तेल में डुबो कर रखते हैं। तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है उसका क्वेश्चन है ये। सामान्य तापमान मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक डाइऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अच्छा, तो दिक्कत होती है, उसको फिर पहले घिस लेना चाहिए। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहा चूर्ण डालते तो तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। एनोडीकरण में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है, ऑक्सीजन, अपने शायद वो वीडियो में देखा है, एल्यूमिनियम के धातुओं पर दूसरे ऑक्साइड की परत चढ़ा रहे थे, उसको एनोडीकरण बोलते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, ताकि संक्षारण से बचा सके मेन एल्यूमिनियम धातु को। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो मैं पहले ही ऑब्जेक्टिव भी दे चुका हूँ नहीं, हाँ जल के साथ, तो पहले भी ऑब्जेक्टिव दे चुका हूँ। कोई धातु है ठंडे जल के साथ करती है, कौन सी धातु है, और ज्यादातर सभी धातु क्या बनाती है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। दो चरणों में होती है पूरा, धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन, फिर धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ क्या करती है और धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड बनती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं सॉरी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, जैसे NaOH, है ना। तो है वो, आपने करा हुआ है इसको। इसमें अगर टफ बनाना होगा तो क्या दूंगा मैं इसको, अगर मेरे को टफ बनाना होगा, पहले इसके मॉडरेट वाले देखने, तो एक्वारेजी आपको पता है। इसके बाद ये विस्थापन अभिक्रिया है, उसका सक्रियता श्रेणी आखिरी टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाती हैं चीजें। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, सबसे कम गोल्ड है। उसके बाद सोडियम को केरोसिन में डुबा वगैरह क्यों रखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम पोटेशियम की अभिक्रिया, बनना चाहिए बनना चाहिए। इसके बाद अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोजन में डालते हैं, कौन सी गैस निकलती है, आयरन के साथ तनु अभिक्रिया लिखिए। तो धातु के साथ डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आयरन के साथ H2SO4 की अभिक्रिया नहीं लिख सकते हो, आयरन सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया लिखना है। जिंक को आयरन सल्फेट में, जिंक प्लस आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4, तो जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा। धातु और अधातु आपस में कैसे क्रिया करती है, तो यहाँ पर फिर आता है आयनिक यौगिकों का कॉन्सेप्ट, जो कि ये क्वेश्चन है, मैंने शायद आपको बनवाना भी सिखाया है, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वो भी सिखाया हुआ है, ये जरूरी है, आपसे पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है जो कि अभ्यास में दिया हुआ है। क्या, ये चीज Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। हाँ शिखा, भैया एक बात थोड़ा मोटा मोटा बता हाँ दीजिए। Na2O और MgO का निर्माण देख लो। Na2O और MgO का निर्माण, जैसे मान लीजिए MgO का निर्माण दिखाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उत्तर लिखोगे और यहाँ लिखोगे Mg, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 2 8 2, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन लिखेंगे। Mg 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएंगे, तो यहाँ पर +2 बनेगा। Mg आयन जो बनेगा वो क्या रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 2 और 8। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसका होता है 2 8 2 8 10 और 6 16 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर 2 माइनस होंगे, -2, है ना। इसको देख लेना, कई जगह पर 2 माइनस भी लिखा होगा, कई जगह -2, बुक में जो लिखा हो उसको फॉलो करें, बुक में क्या लिखा हुआ है, दोनों भैया सही है वैसे। ऑक्सीजन को भैया 8 दोनों आना 8 क्वेश्चन होता है, सही, गलती कर दी मैंने, वो माइनस लिखने के लिए मेरा ध्यान उधर था।
ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 2+ लिखा है उन्होंने, 2+ लिखा हुआ है, तो इसको प्लीज ऐसा लिखें। ऑक्सीजन का सही है, सही बोल रहा हूँ, 8 ही होता है, मैंने उसका परमाणु द्रव्यमान लिख दिया गलती से, तो मैं इस पे फोकस कर रहा था। 2+ लिखना है इसमें, 2+ है ना। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 2 और 6, है ना। और ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 माइनस बनाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। Mg के पास कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे Mg, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे क्रॉस क्रॉस करके। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन। इसके पास कितने, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जम करके जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, चेंजेस टू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा MgO। तो यहाँ पर वाले वाले चीज को हम ब्रैकेट में लिखते हैं Mg। मुझे अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हूँ मैं, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन हट गए हैं, और यहाँ पर अभी हो जाएगा आयन, तो यहाँ पर लिखेंगे 2+, और यहाँ प्लस प्लस नहीं लगाना, ध्यान रखना, MgO बनेगा, तो यहाँ पर बनाएंगे O के पास आ गए हैं अब 2 इलेक्ट्रॉन, साथ ही उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, और यहाँ पर लग जाएगा 2-। यहाँ प्लस प्लस मत लगाना, इसी चीज को अगर आप रिएक्शन के तौर पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Mg प्लस O चेंजेस टू MgO, इसको इस तरह से देखोगे तो आपको समझ में जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, बस उसको आयंस के हिसाब से दिया हुआ है।